हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोरा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कंपनी ऑडिट और हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था इसके जो ये सेक्शंस हैं। अब आज हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ से पहले जितने भी वीडियोस हैं उसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आप कंपनी ऑडिट नाम से प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। और जो भी आपको मेरे नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो आप नोट्स वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम अपने आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात कहता है कि ऑडिटर किस कंडीशन के अंदर जो रिपोर्ट करेगा फ्रॉड सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोलता है, इफ ऑडिटर हैज सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट फ्रॉड इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफिसर्स of the company, employee of the company, and individual value is more than 1 crore or above, ठीक है। Involve or expected to involve immediately but not later than 2 days after he comes to the knowledge, ड्राफ्ट रिपोर्ट टू द BOD और ऑडिट कमेटी। फ्रेंड्स, बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि अगर ऑडिटर को ऑडिट के ड्यूरिंग ऐसा कोई भी फ्रॉड है पता लगता है जो कंपनी के ऑफिसर्स ने, एम्प्लॉयज़ ने या फिर डायरेक्टर्स ने कंडक्ट किया है, इज बीइंग कमिटेड और हैज़ बीन कमिटेड, ठीक है। कंडक्ट कर रहे हैं या फिर कर दिया है, ठीक है। इज बीइंग और हैज़ बीन, ठीक है। और जो इंडिविजुअल वैल्यू है उस फ्रॉड की वो 1 करोड़ और अबव है, ठीक है। इन्वॉल्व और एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व हो भी सकती है और हमें ऐसा लगता है कि इन्वॉल्व होगी। तो दोनों ही केस में ऑडिटर को क्या करना है, जब भी उसको इस बात का नॉलेज हुआ उसके 2 दिन में उसको ड्राफ्ट करनी है अपनी रिपोर्ट, और जो कंपनी के ऑडिट कमेटी अगर बनी हुई तो ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब जो BOD या जो ऑडिट कमेटी है वो विद इन 45 डेज अपना रिप्लाई देगी और ऑब्जर्वेशन देगी ऑडिटर की उस रिपोर्ट पे, ठीक है। तो जब उसका 45 डेज के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, तो जब भी रिप्लाई मिलता है ऑडिटर को उसके विद इन 15 डेज ऑडिटर क्या करेगा कि जो भी अपना जो कमेंट है प्लस जो रिप्लाई दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या ऑडिट कमेटी ने वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि 45 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी है वो अपने कमेंट या फिर रिपोर्ट प्रोवाइड ना करे, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, 45 डेज तक तो वेट करेगा। लेकिन जब 45 डेज का टाइम पीरियड खत्म हो गया तो उसके बाद में अगर कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो ऑडिटर क्या करेगा, केवल अपनी रिपोर्ट और जो कमेंट होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किस बंदे को फॉरवर्ड होगा, तो ये बोलता है सेक्रेटरी Ministry of Corporate Affairs in sealed covered by the registered post with acknowledgement due or by the speed post after sending report। ईमेल पे भी कंफर्मेशन देनी पड़ेगी MCA को, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, बेसिकली जो ऑडिटर होगा वो जो भी सेक्रेटरी होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का उसको रिपोर्ट करेगा अपने जो भी कमेंट है, या तो खुद के अकेले के नो रिप्लाई के केस में, या फिर जो अगर रिप्लाई किया है 45 डेज में तो जो BOD और खुद के कॉमेंट है वो सेंड करेगा विद रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नोलेजमेंट ड्यू में या फिर स्पीड पोस्ट, दोनों में से किसी भी मोड से वो जो है वो भेजेगा। इसके अलावा वो क्या करेगा, ईमेल के थ्रू भी एक कंफर्मेशन देगा MCA को, ठीक है। आफ्टर सेंडिंग द रिपोर्ट 1 ईमेल सेंड टू द MCA कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कि जब फ्रॉड की जो वैल्यू है वो इंडिविजुअली 1 करोड़ और अबव है, ठीक है। अब अगर 1 करोड़ से कम है तो उस केस में क्या होगा, तो बेसिकली एक सेकेंड, इससे पहले 1-2 पॉइंट और है यहाँ पे। ये क्या बोलता है, रिपोर्ट शैल बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर कंटेनिंग द पोस्टल एड्रेस, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो जो भी रिपोर्ट ऑडिटर सेंड करेगा वो ऑडिटर के खुद के लेटर हेड में होगी। इसके अलावा उस पर उसका पोस्टल एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस होगा और कॉन्टैक्ट नंबर होगा ऑडिटर का। इसके अलावा मेंबरशिप नंबर भी इंडिकेट करना पड़ेगा और अपनी सील भी लगानी पड़ेगी ऑडिटर को, ठीक है, और साइन भी करना पड़ेगा। तो क्या बोलता है, रिपोर्ट शैल बी साइन बाय द ऑडिटर विद द सील एंड इंडिकेट द मेंबरशिप नंबर। नेक्स्ट ये बोलता है, रिपोर्ट शैल बी इन फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट एज स्पेसिफाइड इन द ADT 4। तो ADT 4 जो फॉर्म नंबर है उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें ये रिपोर्ट जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलता है, अगर फ्रॉड की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 करोड़ है तो क्या करना होगा ऑडिटर को, तो ऑडिटर को क्या करना होगा, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 डेज। तो जैसा कि वो 1 करोड़ वाले में था वैसा ही इसमें है कि इमीडिएटली या फिर 2 दिन का टाइम मिलेगा उसको साइन करने के लिए। तो क्या बोलता है, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 डेज BOD या ऑडिट कमेटी को वो अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। एंड वो स्पेसिफाई क्या करेगा इस रिपोर्ट में, नेचर ऑफ द फ्रॉड विद द डिस्क्रिप्शन, नेचर बताना पड़ेगा और उसको जो डिस्क्रिप्शन है वो देना पड़ेगा उस फ्रॉड के बारे में। इसके अलावा उसको अप्रॉक्स कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है उस फ्रॉड के अंदर वो बताना पड़ेगा। इसके अलावा जो पार्टीज इन्वॉल्व है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वो क्या करेगा, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑडिट रिपोर्ट मिल जाती है
तो जो बीओडी है, अब इस फ्रॉड पे बीओडी अपनी एक रिपोर्ट देगा, उसमें वो क्या करेगा, सेम ये 3 चीज़ें, उसको एक तो नेचर और फ्रॉड और डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, एक उसको अप्रोक्स अमाउंट देनी पड़ेगी, एक पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व है वो उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा रेमेडियल एक्शन कौन से लिए बीओडी ने उसके अगेंस्ट, फ्रॉड के अगेंस्ट, वो उसको बीओडी की रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो उस केस में जो ऑडिटर है वो बीओडी को रिपोर्ट देगा और बीओडी अपनी रिपोर्ट में ये सब लिखेगा। इसके अलावा जो रेमेडियल एक्शन लिए गए हैं उस फ्रॉड को दूर करने के लिए वो यहाँ पर इस रिपोर्ट में लिखे जाएंगे। ठीक है, अभी क्या बोलता है कि फ्रॉड रिपोर्टिंग के लिए जो सेम प्रोविजन है, कॉस्ट और सेक्रेटरियल ऑडिट होती है, उसके अंदर दोनों के अंदर सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है जैसा कि कंपनी ऑडिटर के केस में है। ठीक है, तो इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है। इसके अलावा 143(15) के अंदर पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस दिया हुआ है, मतलब ऑडिटर ने अगर ये सब कंप्लायंसेस पूरी नहीं की फ्रॉड के केस में तो 1 लाख से लेकर 25 लाख तक यहाँ पे पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑडिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या बोलता है, एप्लीकेबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड्स company engaged in the production of the goods or providing the services having the overall turnover from its product and services of 35 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये क्या बोल रहा है, किन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे, तो वो कंपनीज जिसका जो इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रही है या फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड करे, दोनों ही केस के अंदर जो टर्नओवर है वो 35 करोड़ से अगर एक्सीड करता है इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो जो करंट ईयर है उसमें उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करने पड़ेंगे। ये बोलता है दीज कंपनी इंक्लूड द फॉरेन कंपनी, तो इसमें फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड होगी, बट एक्सक्लूड द माइक्रो MSME मतलब माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज, इसमें एक्सक्लूड है सेक्शन 148 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोलता है, जो भी कॉस्ट ऑडिटर है उसकी जो भी पावर्स है, ड्यूटीज है, क्वालिफिकेशन है, डिसक्वालिफिकेशन है, राइट्स है, ड्यूटीज है, ये सब वैसी ही होगी जैसे कि कंपनी ऑडिटर के केस में दी हुई है रेम्यूनरेशन वगैरह, तो उसको अलग से हमें रीड करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट ऑडिट, तो कॉस्ट ऑडिट है वो कौन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होगी, तो ये क्या बोलता है, अगर रेगुलेटरी सेक्टर्स है और नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स दोनों के केस में अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं। सबसे पहले हम ये रीड करते हैं रेगुलेटरी सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं टेली कम्युनिकेशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ड्रग्स एंड फार्मा एंड फर्टिलाइजर्स, शुगर, इंडस्ट्रियल अल्कोहल एक्सेट्रा, तो ये सब कंपनीज है, ये सब रेगुलेटरी सेक्टर्स होते हैं, इनके केस में अलग प्रोविजन है। इसके अलावा जो भी सेक्टर होंगे वो नॉन रेगुलेटरी में आएंगे, इनके अलग प्रोविजन हम रीड करेंगे। ठीक है, तो रेगुलेटरी सेक्टर्स के बारे में क्या बोलता है, अगर वो जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसका जो ग्रॉस टर्नओवर है वो मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़ है। ठीक है, या फिर जो इंडिविजुअली है टर्नओवर वो 25 करोड़ से अबव है, तो उस केस में कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लो रेगुलेटरी सेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी के साथ में कुछ और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी से जो होने वाला टर्नओवर है वो 25 करोड़ या उससे अबव होना चाहिए और सारा मिला करके 50 करोड़ और उससे अबव होना चाहिए, तो उस केस में ये कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर नॉन रेगुलेटरी सेक्टर है तो उस केस के अंदर जो ग्रॉस टर्नओवर है गुड्स एंड सर्विसेज का वो 100 करोड़ और मोर है, या फिर इंडिविजुअली उनका 35 करोड़ और मोर है, तो उस केस में यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 35 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो उस केस के अंदर तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे और कॉस्ट ऑडिट के लिए ये अलग प्रोविजन दिए हुए हैं, आपको ये ढंग से एकदम याद कर लेना है, तो बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोलता है, कॉस्ट ऑडिट नॉट एप्लीकेबल ऑन द EOU, जिसका मोर देन 75% रेवेन्यू होता है एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज में होता है, तो उस केस में जो EOU है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, तो उनको यहाँ पर कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा SEZ है उसको भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बोलता है कि अगर रिकॉर्ड मेंटेन करती है कंपनी और अगर उसका टर्नओवर 35 करोड़ से अबव है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर उसको लगता है कॉस्ट ऑडिट होनी चाहिए इनके केस में, तो वो ऑर्डर दे सकते हैं कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके अलावा ये बोलता है जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड है वो मेंटेन करने पड़ेंगे CRA फॉर्म नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कब होगी, तो जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसके 180 डेज के अंदर यहाँ पे BOD को कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, और जब उसको अपॉइंट कर दिया उसके विदिन 30 डेज के अंदर CRA 2 नंबर फॉर्म के अंदर फाइल करना पड़ेगा कि हमने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, और जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके एंड से लेके 180 डेज के अंदर जो कॉस्ट ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा CRA 3 के अंदर, और वो अपनी रिपोर्ट देगा BOD को, और BOD जो है वो 30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और इसके बाद में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ लगता है कि एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो यहाँ पर मांग सकती है।
ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके साथ ही हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपनी ऑडिट, वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। थैंक यू।